हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी इन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जय वर्ड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, न्यूक्लिक अम्ल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सके वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सभी क्वेश्चंस हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखें, न्यूक्लिक अम्ल है वो हमारा 2 वीडियो में फिनिश हो पाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 में हम आपको वसा लिपिड्स के बारे में बता चुके, प्रोटीन के बारे में बता चुके और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पूरा बता चुके। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में कर रहे हो, चाहे BHU हो, चाहे CP नेट जैसे हम सैपई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं, GSBM कानपुर, RUHS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और प्यूरिन प्रिविडीन्स क्या होते हैं, विद फिगर के साथ डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। तो लगातार मेरे साथ बने रहना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी बहुत ज़्यादा करोगे और हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा भी मन लगे वीडियो को और ज़्यादा बनाने में, अच्छा सा अच्छा कंटेंट बनाने में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम कल के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर बताएंगे और जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है उन सभी का नाम भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कल वाली वीडियो में कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। तो गाय का जो रंग दूध होता है वो हल्की किसके कारण उपस्थिति के कारण पीला होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर भी दिया है, कैरोटीन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, कैरोटीन। जिसका ना सही हो वो अपना सही कर ले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो ये विटामिन A और विटामिन D से समृद्ध होता है, यानी इसमें विटामिन A भी पाई जाती है, विटामिन D भी पाई जाती है। तो आप दोनों विटामिन को अच्छे से याद रखें। ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो विटामिन D से संबंधित मिलता है। ऑप्शन जो ज्यादा मिलता है वो विटामिन D मिलती है। तो आप दोनों को ही अच्छे से याद रखें। अब किन किन ने दिया था, हमारे जो छोटे भाई बहन जो भी है उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले नीरज कुमार, जीतपाल यादव, मानसी सक्सेना और उसके साथ साथ राम सेवक और उसके साथ साथ रेणु कुशवाहा, गजेंद्र, उसके साथ आकांक्षा, शिवांगी यादव, शिवांगी प्रजापति, शिवम कुमार, राम सेवक शाक्य और अर्जुन वर्मा और सोनू बाबू। इन लोगों ने सबसे अच्छा आंसर दिया, राइट आंसर दिया। अच्छी बात है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक अम्ल और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखते हैं आज की बात न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कोशिका के अंदर कितने % पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कोशिका के अंदर कितने % पाया जाता है। तो ये कोशिका के अंदर 5 से लेकर 7% पाया जाता है। लगभग 5 से लेकर 7% यानी 5 से लेकर 7% ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के अंदर कितना होता है। तो आप बता सकते हो 5 से लेकर 7% पाया जाता है। बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो की थी जिसका नाम है वैज्ञानिक का फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1868 से 1869 में लगभग इनकी खोज की थी। किसकी, न्यूक्लिक अम्ल की। तो इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किसमें देखा था सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने जो न्यूक्लिक अम्ल देखा था वो WBC में देखा था, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है।
तो WBC से इन्होंने WBC जो कोशिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो कोशिकाएं होती है, उनसे इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को देखा था, निकाला था और उसका नाम जो इन्होंने रखा था वो न्यूक्लिन रखा था। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नहीं कहा गया था, इन्होंने उसका नाम जो रखा था वो न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा जो नाम रखा गया था वो क्या नाम रखा गया था? न्यूक्लिन नाम रखा गया था। उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं अल्टमान। अल्टमान नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। जो न्यूक्लिक अम्ल ये जो नाम है वो किसने दिया हुआ था? तो आप याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो आप बता सकते हो अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए सभी इंपोर्टेंट है, सभी को नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना एक बार, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन भी होगा। यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और अच्छे से आपने फेयर कॉपी की, जो भी हम बताते हैं, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अपना साथ ही साथ पढ़ते रहें। फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आप लोग अपनी खुद से तैयार करें और हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी हम उतनी आपके लिए करेंगे। एक बात आपसे और बोल रहे, कल शिवरात्रि है और कल हम आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल शिवरात्रि स्पेशल हम आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना जिससे और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर जान लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। ये ऐसा किसने बताया था? तो ये ऐसा अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? अल्टमान नाम के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, उन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट जो नेक्स्ट लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल जो है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है वो किसका बहुलक है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अभी हम आपको बताएंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे चल के विद फिगर के साथ, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहना, ओके। तो न्यूक्लिक अम्ल यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? तो ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक में DNA पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आपको अभी हम बता रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि DNA जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। उसके साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। RNA का मतलब क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो DNA जो होता है वो केंद्रक में होता है, केंद्रक के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक में भी पाया जाता है। इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक को। हमने आपको सेल बायोलॉजी में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। आपने सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको सेल बायोलॉजी फिनिश किया हुआ है, ठीक है। इतनी डिटेल से बताया कि आपका सेल बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कभी भी इन एग्जाम्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि RNA कहाँ पाया जाता है। तो RNA जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। RNA जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो RNA जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि DNA जो होता है वो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक में पाया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? तो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। देखो हम बार बार क्यों रिवाइज करवाते हैं आपको, कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहीं पर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आपको दिखाते हैं राइबोस शुगर। देखो
जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए जो होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। और जो आरएनए होता है उसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब अंतर क्या है, देखो फिगर दोनों का सेम है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा का भी फिगर एक ही है और वही फिगर आपको राइबोस शर्करा का। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें, तो डिफरेंस ओनली ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है राइबोस शर्करा में, जबकि डीऑक्सी राइबोस शर्करा में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। बस इतना फर्क है, शेष फिगर जो आपका वही है। ये दोनों ही जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा जो होती है ये दोनों ही पेंटोस शर्करा के उदाहरण भी है। हमने आपको बताया था जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है वो दोनों पेंटोस शर्करा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए पेंटोस शर्करा के उदाहरण भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस शर्करा के उदाहरण है और कौन सी, मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है। तो आप बता सकते हो ये दोनों मोनोसैकेराइड के उदाहरण है और साथ ही साथ ये पेंटोस शर्करा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, पेंटोस शर्करा के उदाहरण, क्योंकि इसमें कार्बन जो होते हैं, कार्बन की जो संख्या होती है वो 5 होती है। अंतर क्या है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। किसमें, डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो डीएनए होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इतना अंतर है, शेष वही फिगर है, सेम टू सेम। तो आपने फिगर देख लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है वो कितने घटकों से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। किसके से, फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट से, शर्करा यानी शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक शुगर और शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिएगा न्यूक्लिक अम्ल है वो कितने घटकों से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, अभी हमने आपको बताया हुआ था। सबसे पहले फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4, इसे फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पर शर्करा यानी कि शुगर, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजनी बेसिस। तो नाइट्रोजनी बेसिस अब क्या होते हैं, तो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब प्यूरीन में क्या आता है, तो अभी देखो हम आपको याद बता रहे हैं, जो प्यूरीन होता है उसमें एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। अब एडेनिन और गुआनिन कैसे याद रखोगे, तो देखो एक छोटी सी ट्रिक्स हमने आपके लिए बनाई है, इससे ही मुझे याद रहता है हमेशा। एडेनिन और गुआनिन, तो ए और दूसरा क्या है, जी। तो आप ऐसे कर दो, AG प्यार हो गया, प्यूरिन का बदल क्या है, प्यार हो गया, तो AG आपसे प्यार हो गया। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि AG प्यार हो गया, यानी कि प्यूरिन में जो आता है, प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, वो एडेनिन और गुआनिन आते हैं। इससे आपको याद बना रहेगा हमेशा, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक्स है, इसे याद रखना। अब बात करते हैं पिरिमिडीन में क्या क्या आता है। तो पिरिमिडीन में बचे हुए 3 आते हैं, कौन कौन से, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमीन यानी कि T और साइटोसिन मतलब कि C और यूरेसिल का मतलब होता है U। तो ये जो 3 होते हैं ये पिरिमिडीन से में आते हैं, किस में आते हैं, पिरिमिडीन में आते हैं। और A और G होता है वो किस में आता है, एडेनिन और गुआनिन होता है वो किस में आता है, प्यूरिन में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्यूरिन में आता है, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से पिरिमिडीन में कौन सा आता है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है वो पिरिमिडीन का भाग है या पिरिमिडीन का प्रकार है। तो आप बता सकते हो थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है वो पिरिमिडीन में आते हैं, और A और G होता है, AG वो किस में आता है, प्यूरिन में आता है, ठीक है। तो ये आपको ये बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, आशा करती हूं मैं। अब बात करते हैं शर्करा कितने प्रकार की होती है। तो शर्करा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो डीएनए में पाई जाती है, अभी हमने आपको पिछली वीडियो आगे बताया था, सॉरी पिछली में पीछे थोड़ा बताया था। और राइबोस शर्करा जो होती है वो आरएनए में पाई जाती है। राइबोस शर्करा जो होती है वो आरएनए में पाई जाती है। और ये दोनों ही कौन सी शर्करा है, तो ये दोनों ही पेंटोस शर्करा के एक अच्छे उदाहरण है। किसके, पेंटोस शर्करा के एक अच्छे उदाहरण है। कौन कौन सी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है।
फॉस्फोरिक एसिड, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। शर्करा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, और जो पिरिमिडीन से होता है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है, पिरिमिडीन जो होता है उसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। अब इसमें एक अंतर यहाँ पर होता है कि जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, किसकी जगह पर? थाइमिन की जगह पर। थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है, लिख के हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन के आरएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? तो आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, उसमें आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के रिप्लेस स्थान पर क्या पाया जाता है? कौन सा? नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं। अभी हमने आपको बताया था वही बात फिर दोबारा से कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होंगे? तो वही बात फिर है, नाइट्रोजनी क्षार, पंच शर्करा यानी पेंटो शर्करा, जो पंच शर्करा आ जाएगी, उसके साथ साथ फॉस्फोरिक अम्ल। आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं तो आप बता सकते हो नाइट्रोजनी क्षारक, पंच शर्करा यानी कार्बन 5 कार्बन शर्करा, और उसके साथ साथ फॉस्फोरिक अम्ल, इनसे मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा से मिलकर बना होता है। इसमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, या पूछा जा सकता है आपसे कि नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा से मिलकर क्या बनता है। तो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा से मिलकर हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ओ याद रखना, यहाँ यो है, यहाँ पर ओ है। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारक, 5 कार्बन शर्करा और उसके साथ साथ फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जो आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था वही सेम टू सेम है। तो आप ओटाइड जब आ जाए तो उसमें फॉस्फोरिक अम्ल भी होता है और 5 कार्बन शर्करा भी पाई जाती है, पेंटो शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षारक भी पाए जाते हैं। या हम इसे लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस की फॉस्फोरिक अम्ल, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक और पंच शर्करा से क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है, और उसमें जब फॉस्फोरिक अम्ल और लगा दिया जाए, फॉस्फोरिक अम्ल को और जोड़ दिया जाए तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा जो होती है वो यानी कि पहले स्थान जो शर्करा का कार्बन जो होता है वो 1 पर स्टार्ट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के 1C कार्बन पर क्षारक होते हैं तथा 5C पर फॉस्फोरिक अम्ल लगा होता है। अभी हमने आपको वहां पर बताया था जो शर्करा होती है, देखो इस प्रकार से, देखो फिगर से हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से शर्करा होती है पंच शर्करा। कौन सी शर्करा? पंच शर्करा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इसका कार्बन जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन होगा इस पर नाइट्रोजनी बेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक लगे होते हैं। और इसका जो पांचवा जो शर्करा होती है, 5वीं जो शर्करा, 5 कार्बन लगे होते हैं, 5वीं कार्बन पर फॉस्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल लगा होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं और 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अभी हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझना प्रत्येक चीज को। तो देखो हम फिगर से आपको दिखा रहे हैं, जो पहला कार्बन है इसका 1, 2, 3, 4 और 5वां ये, तो 5वें कार्बन जो होता है उसमें फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है और जो पहला कार्बन होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं। और ये जब संरचना किसकी है? तो ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? तो नाइट्रोजनी बेस, फॉस्फोरिक अम्ल और पेंटो शर्करा से मिलकर बना होता है। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोटाइड का है और ये
इसके पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं और पांचवें जो कार्बन होता है उस पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है। कौन सा अम्ल जुड़ा होता है? फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है। आगे चलिए बात करते हैं जब नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो कौन सा बंध पाया जाता है, और फॉस्फोरिक अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं यानी कि पंच शर्करा से जब पांचवें कार्बन से जब फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ते, वो भी अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोसाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमने आपको बताया था अभी कि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल होता है। फॉस्फोरिक अम्ल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा PO4 ये फॉस्फोरिक अम्ल है जो कार्बन पांचवें कार्बन पर लगा हुआ है। कितने कार्बन पर लगा हुआ है? पांचवें पर। और इसका जो फर्स्ट कार्बन है उस पर नाइट्रोजनी बेस लगे हुए, और ये बीच में जो शर्करा आपको जो बीच में दिखाई दे रहा है ये पेंटोस शर्करा है। कौन सी शर्करा है? पेंटोस शर्करा। तो पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फोरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में देखो पांचवें जो कार्बन है उस पर कहीं फॉस्फोरिक अम्ल नहीं लगा है, फॉस्फोरिक अम्ल नहीं मिलता है इसमें, तो ये इसलिए क्या कौन सी शर्करा होती है? ये जो टाइड बनता है वो कौन सा बनता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। यदि फॉस्फोरिक अम्ल उसमें नहीं पाया जाता है तो कौन सा बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और फॉस्फोरिक अम्ल यदि उसमें पाया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये देखो पहले कार्बन जो पहला कार्बन है उसमें नाइट्रोजनी बेस लगे हुए, और पांचवा कार्बन ये रहा उसमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं है, और बीच में आपकी पेंटोस शर्करा है। तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब एक से पॉली का मतलब आपको पहले से पता होगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध यानी श्रृंखला एक चेन सी जब बन जाती है, बहुलक बना लेते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध यानी चेन बनाकर बहुलक बना लेते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है यदि आपसे पूछा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एस्टर फॉस्फेट बंध के द्वारा जुड़ा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो एस्टर फॉस्फेट बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो एस्टर फॉस्फेट बंध के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फॉस्फेट का एक अणु एक न्यूक्लियोसाइड से कैसे मिलता है यानी किस शर्करा पर पाया जाता है, तो फॉस्फेट का एक अणु एक न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के पांचवें कार्बन पर परमाणु से जुड़ता है तथा दूसरी तरफ 3 कार्बन पर जुड़ता है। देखो क्या होता है, अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। फॉस्फेट का एक समूह जो होगा, एक अणु जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड की 5वीं श्रृंखला पर जुड़ेगा। एक कहाँ पे? 5वीं से। यार 5वीं से स्टार्ट है तो 5वीं पर होगा, और देखो 5वां जो कार्बन होता है यहाँ से स्टार्ट होगा तो तीसरे पर फिनिश होगा आके। तीसरे पर क्या होगा? फिनिश होगा। या 3 से स्टार्ट है श्रृंखला तो 5वें पर स्टॉप होगी। 5वें पर क्या होगी? स्टॉप। तभी तो कहा जाता है 5' और 3' जो डीएनए की संरचना होती है वो 5' 3' में होती है। 5 से स्टार्ट है तो 3 पे फिनिश होगी, और 3 से स्टार्ट है तो वो 5 पर फिनिश होती है। तो फॉस्फेट जो होता है वो उसका एक अणु जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के 5वें परमाणु पर होता है, 5वें कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, और दूसरी तरफ वो 3 कार्बन पर जुड़ता है। एक तरफ होगा वो 5वें कार्बन पर होगा, और दूसरी तरफ जब जुड़ा होगा तो वो तीसरे कार्बन पर जुड़ा होगा। जहां तीसरा कार्बन होगा वहीं पर फॉस्फेट अणु मिलता है। कौन सा अणु मिलता है? फॉस्फेट अणु। चलिए आगे हम आपको फिगर दिखाते हैं। तो देखिएगा ये आपको यहाँ पर फिगर में नजर में आ रहा होगा। एक इसका फॉस्फोरिक अम्ल है वो 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो इस प्रकार से संरचना बनती है किसकी?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और ये जब आपस में मिलते हैं और किस बंध के द्वारा जुड़े होते, तो अभी हमने बताया था फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो देखो ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो आपका है वो किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। 5 से स्टार्ट है तो 3 पर फिनिश होगा, और 3 से स्टार्ट श्रृंखला हो रही तो 5 पर फिनिश होगी जाके। ये भी आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि प्यूरीन और प्रिविडीन में अंतर क्या होता है। प्यूरीन और प्रिविडीन्स में क्या अंतर पाया जाता है, फिगर से हम आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और यदि आपको प्यूरीन और प्रिविडीन से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत ही सॉल्व करके आओगे। तो प्यूरीन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो ये 2 प्रकार के इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक ग्वानिन और एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन, एजी। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरीन में आते हैं, और साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन जो होते हैं वो प्रिविडीन्स में आते हैं। ये 3 होते, ये 2 होते, तो इस प्रकार से 3 और 2 मिलकर कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रिविडीन से बड़ा होता है। जो प्यूरीन होता है वो प्रिविडीन से बड़ा होता है, और प्रिविडीन जो होता है वो प्यूरीन से छोटा होता है। ठीक है, प्यूरीन जो होता है वो प्रिविडीन से बड़ा होता है, और प्यूरीन जो होता है वो प्रिविडीन से छोटा होता है। यानी ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। मेन बात ये है। ये 2 बलयों से घिरा, यानी इसमें 2 बलें होती है और इसमें 1 बले पाई जाती है। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, वहीं पर हम आपको क्लियर कर देंगे बिल्कुल। इसमें 9 परमाणु होते हैं, इसमें 6 परमाणु होते हैं। इसकी बले जो प्यूरीन होता है उसकी बले में 9 परमाणु कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन के 9 परमाणु होते हैं। जबकि प्रिविडीन्स जो होता है उसमें कार्बन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। उसकी जो बले होती है, उसकी जो रिंग होती है, उसमें 6 परमाणु पाए जाते हैं, यानी षट चक्रीय होता है। कैसा होता है, षट चक्रीय। अब देखो हम आपको फिगर दिखाते, बहुत ही इंपोर्टेंट फिगर है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें पहले, तीसरे और 7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। जो प्यूरीन होता है उसके पहले पर होगा नाइट्रोजन, 3 पर होगा, यानी कि 3 पर होगा, 7 पर होगा और 9 पर होगा। क्या होते, नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु जो प्यूरीन में होते हैं वो पहले पर, तीसरे पर, 7वें और 9वें पर होते हैं। जबकि प्रिविडीन की बात की जाए तो प्रिविडीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं वो पहले पर होते हैं और तीसरे नंबर पे होते हैं। पहले पर होते हैं और तीसरे नंबर पे होते हैं, लेकिन इसमें 2 ज्यादा और होते हैं, 7वें और 9वें पर भी नाइट्रोजन परमाणु लगे होते हैं। चलिए अब हम आपको फिगर दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रिविडीन्स। प्रिविडीन्स जो होता है उसके पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन लगे, पहले और तीसरे पर। तो पहले पर देखो आपको ये पहला नंबर दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर जैसे कि साइटोसिन है, साइटोसिन जो होता है उसके पहले नंबर पर नाइट्रोजनी क्षार लगा है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजनी क्षार लगा है। ये कौन है, प्रिविडीन्स। दूसरे नंबर पर देखते हैं यूरेसिल। यूरेसिल के पहले नंबर पर नाइट्रोजनी क्षार लगा है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजनी क्षार लगा। उसी प्रकार से थाइमिन में देखते हैं तो थाइमिन के पहले नंबर पर नाइट्रोजनी क्षारक है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजनी क्षारक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रिविडीन्स होते हैं उसके जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी जो परमाणु होते हैं सॉरी, वो पहले और तीसरे पर लगे होते हैं। किस पर होते हैं, पहले और तीसरे पर लगे होते हैं। ये इसका अंतर है। बात करते हैं प्यूरीन की। तो प्यूरीन में जैसे ग्वानिन, तो ग्वानिन में पहले पर लगा है, तीसरे पर लगा है, उसके बाद 7 पर, उसके बाद 9वें नंबर पे, यानी कि पहला, तीसरा और उसके बाद 7वें नंबर पे, उसके बाद 9वें नंबर पे। इसमें क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी जो परमाणु होते हैं वो लगे हुए होते हैं। और ये कैसी श्रृंखला, अभी हमने आपको बताया था, ये डबल वलय होती है। कितनी वलय होती है, डबल। तो पहला ये, दूसरा ये। और ये कितने परमाणु इसमें पाए जाते हैं, इसमें 9 परमाणु पाए जाते हैं। जबकि इसमें कितने होते हैं कार्बन के परमाणु, इसमें 6 परमाणु होते हैं ओनली। पिरिविडीन में 6 होते हैं और जबकि प्यूरीन की बात की जाए तो उसमें कार्बन के 9 परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 9। और ये कैसी होती है, डबल होती है, डबल वलय युक्त होती है, जबकि एक सिंगल युक्त है। कैसी है, सिंगल युक्त। उसी प्रकार से हम एडेनिन में देखते हैं तो एडेनिन के इसी प्रकार से देखो 1 पे, फिर 3rd पे, फिर 7 पे, फिर 9 पर नाइट्रोजनी परमाणु लगे हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पर
प्यूरिन और पिरिमिडीन में जो अंतर है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप इन बातों को याद रखें अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं भी से भी कैसा भी पूछा जा सकता है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो सभी चीज आपको पता होगी अच्छे से, प्रत्येक चीज के बारे में जानकारी होगी, तो आपका एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारी क्लास आज की फिनिश हुई। कल हम आपको बताएंगे, कल की जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी जब भी न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित, उसमें डीएनए क्या होता है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, उसके साथ साथ आरएनए के प्रकार, ये दोनों चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इंजाइम भी आते हैं जयवर्ड में, तो इंजाइम भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो उसके बाद इंजाइम पर डिस्कस करेंगे, फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम एक आपके लिए शानदार सा मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, उसमें आप खुद चेक करना कि आपने अभी तक कितना सीखा है इन वीडियोस से, और अच्छे से पढ़ना। जो भी अभी वीडियो आपने ना देखी उनको अच्छे से देखना एक बार। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है। प्यूरिन और पिरिमिडीन के उदाहरण बताने, प्यूरिन में क्या आता है और पिरिमिडीन में क्या आता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या क्या आते हैं, कौन से नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, उन सभी के नाम बताने। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोसाइड है वो किससे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा कि न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने दिया था, न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तीनों क्वेश्चन जो भी देगा उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम जरूर लेकर आएंगे, और ओनली आप केवल 5 बच्चों के नाम लेकर आएंगे। जो 5 हमारे सिस्टर ब्रदर्स जो क्वेश्चन का आंसर देंगे उन्हीं का नाम हम लेकर आएंगे, और सबसे अच्छा आंसर जो देगा उसका लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताया करो, तो इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को थोड़ा ग्रो कराएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।